नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग कक्षा एनसीईआरटी बेस कक्षा 10th की भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो सातों चैप्टर को हम लोग ऐसे ही कवर कर लेंगे जिस प्रकार से हमने क्लास 9th का भूगोल कर लिया, क्लास 10th की हिस्ट्री खत्म हो चुकी है और क्लास 9th की हिस्ट्री अब चालू है और क्लास 10th का भूगोल और प्राचीन इतिहास तो हम लोग का चल ही रहा है, जिसमें कि वैदिक काल हम लोग कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल मेन पॉइंट को भी छोड़ना है हर तरह से, मतलब हम लोगों का एसएसटी जो हिस्ट्री है वो तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कोई भी कंपटीटिव एग्जाम में, उसमें हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा प्रश्नों का जो संख्या रहता है वो रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे संसाधन एवं विकास, जिसमें कि आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट डाटा ये सारे दिए हुए हैं। और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है डाटा, उसी को जो भी आयोग है वो सही मानता है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर संसाधन होता क्या है, संसाधन हम कहते किसे हैं। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें उपलब्ध है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करने में प्रयोग में लाई जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कल कारखाने उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से क्या है, संभाव्य और संस्कृति रूप से मान्य है, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ना है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का क्या है, परिणाम है। संसाधन किसका परिणाम है, तो मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में क्या कर देता है, तो परिवर्तित कर देता है तथा उन्हें प्रयोग करता है। इन संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकारों से हुआ है, तो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैविक 2 भागों में बांटा गया है। समाप्यता के आधार पर कितने भागों में, तो 2 भागों में। इन सभी को विस्तार से भी पढ़ना है, इस बुक में दिया हुआ है। स्वामित्व के आधार पर तो व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय, यानी स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है और विकास के स्तर के आधार पर भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए एक एक करके हम चारों को देखते हैं। तो संसाधनों के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। किन संसाधनों की, तो जो जैव संसाधन है उनकी, और इनमें जीव व्याप्त हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन और पशुधन। तो ये सभी क्या है, ये सभी जैव संसाधन है। अजैव कौन से हो गए, तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हुए हैं वे क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन। जैसे चट्टानें, धातुएं, ये सब किस में आती हैं, तो निर्जीव वस्तु में आती हैं और ये सब अजैव संसाधन है। दूसरा हमारा जो आता है संसाधन, वो है समाप्यता के आधार पर। तो इसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, नवीनीकरण योग्य संसाधन और अनवीनीकरण। नवीनीकरण में क्या कौन सा आता है, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनः क्या किया जाता है, तो उत्पन्न किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तो नवीनीकरण योग्य अथवा पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सौर्य हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सब क्या है, नवीनीकरण के उदाहरण है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसको। अब आते हैं हम लोग अनवीनीकरण योग्य संसाधन में कि ये क्या होता है। तो इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। किन संसाधनों का, अनवीनीकरण का। इनको बनने में लगभग लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, अनवीनीकरण, इसमें कौन कौन से आते हैं, अच्छा यहाँ पर आ गया खनिज और जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के संसाधनों का क्या है, उदाहरण है। तो इनको जीवाश्म ईंधन को बनने में तो भैया लाखों वर्ष लगेंगे ही। अब जो प्राचीन काल में जो भी घटनाएं घटी होंगी, मान लीजिए कभी कभी क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो पेड़ पौधे या फिर अग्नि से जल, सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो वहीं सब जो होता है लाखों वर्ष बीत जाने के बाद उसी से हमें क्या प्राप्त होता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राप्त होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। और वो फिर एक बार समाप्त हो गया तो फिर दोबारा वो नहीं बन सकता है। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं। कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, ये क्या है, अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग करने के साथ ही ये खत्म हो जाते हैं। तो अभी मैं बताई कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं और दोबारा फिर वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर। तो व्यक्तिगत संसाधन, इसको 4 भागों में बांटा गया था। व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक स्वामित्व हो गया, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो सबको हम लोग देखेंगे। तो स्वामित्व के आधार पर चलिए समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, सही बात है। बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं, यानी जिनके पास भूमि नहीं भी होती है। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। तो निजी स्वामित्व यानी जो अपना है, ठीक है,
उसी को क्या कहते हैं, निजी स्वामित्व कहते हैं। अगला पॉइंट है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी सामुदायिक रूप से कौन से संसाधन है, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ठीक है, गांव की सामिलात भूमि जैसे चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और ये खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए क्या है, मतलब ये सामुदायिक रूप से ये सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कहीं पर पार्क क्या है, एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है, उसकी निजी संपत्ति तो नहीं है, वहाँ पर हर कोई जा सकता है। तो यही बोला गया है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन में। इसके उदाहरण आप लोग याद कर लीजिएगा, पार्क हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सभी क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय संसाधन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या है, राष्ट्रीय होते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा ही होगा, सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों से बनी हुई है। सही बात है। अच्छा देखिए, जहाँ पर अभी 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है, तो ये आप स्वयं देख रहे होंगे कि जो किसान का खेत होता है वो सरकार क्या करती है, खरीद लेती है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये सभी जो होती हैं वो व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय जो क्षेत्र होता है वो इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या होते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, कितना तक, 12 समुद्री मील तक जितने भी चीज़ पाए जाएंगे ना, उसमें समुद्र के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होंगे वो सब क्या होगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। आगे देखते हैं, अब है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है उससे परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई भी देश उपयोग नहीं कर सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये जो समुद्र से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए अभी हम लोग पढ़े थे कि 12 समुद्री मील तक जो होता है उस पर किसका अधिकार है, तो देश का अधिकार होता है। यानी वो पूरा भारत को पूर्ण रूप से वहाँ पर जितने भी समुद्र में से खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे वो पूरा अधिकार रहता है भारत का। ठीक, अब उसके आगे जो आता है ये 14 समुद्री मील, जिसको कि संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भारत को सीमा शुल्क वसूली करने और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। यानी यहाँ तक अगर कोई भी दूसरे देश से जहाज या फिर जो भी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें आती हैं और उसको उतारने के लिए या कुछ भी करने के लिए वहाँ पर क्या कर सकता है, तो सरकार सीमा शुल्क लागू कर सकता है, वहाँ पर लगा सकता है। ठीक, अब आते हैं ये जो 200 समुद्री मील है जो कि अभी हम लोग देखें, यहाँ भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधन करने की छूट है। ठीक है, 200 समुद्री मील तक। लेकिन ये जो छूट होता है ये किसके अनुसार है, तो ये और अन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या हो रहा है कि यहाँ 200 समुद्री मील तक जो है समुद्र में, वहाँ तक भारत को क्या करने का अधिकार है, यानी छूट है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन के दोहन करने की छूट है 200 समुद्री मील तक। लेकिन जैसे ही 200 समुद्री मील पार होता है और इससे आगे बढ़ते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आ जाता है, जो कि हम लोग अभी बुक में देख रहे थे। यहाँ पर देखिए, अभी देखिए ना कि 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है वो किसके क्षेत्र में आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आ जाता है। और उसके आगे अगर भारत को कुछ भी चीज़ उपयोग में करना है उस समुद्र का, तो उसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं उससे सहमति लेनी पड़ती है, तभी वो उपयोग में कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की जो तलहटी है वहाँ से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कहाँ पर, तो हिंद महासागर की जो तलहटी है वहाँ पर उसे अधिकार है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वर्गीकरण वो है विकास के आधार पर। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। तो चलिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो ये वह संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, संभावित संसाधन, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पे भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इनका सही ढंग से अभी विकास नहीं हुआ है। तो ये क्या हो गया, संभावित संसाधन। देखिए फ्रेंड्स, अब इतने विस्तार से आपको जो भी आप सामान्य ज्ञान जिसमें कि कंबाइंड रहता है सभी सब्जेक्ट, उसमें थोड़ी ना मिलेगा जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे। तो एग्जाम क्रैक करना है भैया, तो बुक को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल चैप्टर वाइज रीडिंग लगाते रहिए, 1 से 2 बार अगर आप फास्ट मोड में भी वीडियो देख लेते हैं तो इसके अधिकतर जो लाइन होंगे वो याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है विकसित संसाधन। ये कौन से संसाधन होते हैं, तो ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता
और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जिनकी मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनकी गुणवत्ता क्या है, जांच हो चुकी है, वो सब क्या कहलाते हैं, तो विकसित संसाधन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, ये किस में शामिल होते हैं, तो ये भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए देखिए, जल जो गैस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी उन्नत तकनीक नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। किनका, संचित कोष का उपयोग जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग अभी सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो संचित कोष कौन से हैं, जल हो गया, वन हो गया, ये सब क्या है, संचित कोष है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास को देखने से पहले हम लोग ये जो जिनसे कि प्रश्न ये बॉक्स में जो दिया हुआ है ना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो कि हुआ था 1992 ईस्वी में। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर, देखिए ये नंबर आप याद रखिए, 100 से अधिक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो सभी देशों को किस लिए किया गया था, तो जो भी आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका सलूशन निकालने के लिए। आगे देख, सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 क्या है, तो 21 क्या होता है, तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति हो गया, गरीबी, रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो ये था एजेंडा 21 जिनसे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलते हैं हम लोग संसाधन की तरफ। अब देख लेते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार से जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। संसाधन किसका देन है, तो प्रकृति की देन है। मानव ने इसका अंधाधुंध क्या किया है, उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई हैं। तो देखिए, अगर संसाधनों की समस्या अगर पूछ लेता है तो यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है जिसको हमें देखना है। कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधनों का क्या हो गया, हाथ से यानी उसका हनन होने लगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधन को भी दो भाग में इन लोगों ने बांट दिया। अगला है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन। अब देखिए, जब पेड़ पौधा कट जाएगा तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो पृथ्वी का ताप क्या होगा, बढ़ेगा ही। ओजोन परत अवक्षय होने लगा, पर्यावरण क्या है, प्रदूषित होने लगा और भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का कटाव होने लगा आदि। ये सभी क्या है, तो ये सभी संसाधनों के विकास में यानी उनकी समस्याएं हैं। संसाधन के तो ये संसाधन के क्या थे, समस्याएं थी। नेक्स्ट है हमारा अगला है ये सतत पोषीय विकास। तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। ये क्या होता है, तो सतत पोषणीय विकास होता है। और इसका मानना ये है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही हम वर्तमान में जो भी पीढ़ी आने वाली है उनकी सभी समस्याओं का हल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें कही गई हैं, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है कि ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। कौन कौन से? और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर संसाधन क्या है, बिल्कुल कमी है, मतलब संसाधनों की। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। तो ये नाम याद रखिए, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ पर कि कोयले यानी खनिजों की क्या है, भंडार हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु मूल विकास की कमी है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की मतलब ज़्यादा है, लेकिन जल संसाधनों की वहाँ पर कमी है। मतलब देखिए, कहीं पर कुछ है तो कुछ की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु मतलब यह भी प्रदेश में परंतु लग गया, जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। कहाँ पर? तो लद्दाख में। ठीक है, अभी हम लोग लद्दाख देख रहे थे ना, तो लद्दाख में कमी है। आगे देखते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो नियोजन की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए है कि कहीं पर कुछ ज़्यादा है तो कुछ कमी है। इसी को नियोजित करने के लिए, संतुलित करने के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब हमारा आता है भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना, ये सब क्या है? ये सब इसके विषय हैं, यानी सोपान है किसके? संसाधन के, जिससे कि ये सभी पता लगाया जाता है। दूसरा क्या है? तो संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना होगा। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होगा। तो ये संसाधन नियोजन के कुछ सोपान थे, यानी विषय था। नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखिए, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। तो देखिए, ये संसाधनों के संरक्षण के गांधी जी के कुछ चिंताएं हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का हास्य के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ठीक है, किसके लिए? तो संसाधन की कमी के लिए, यानी उनके हास्य के लिए, हरण के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तो संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की थी? तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तब पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में वुंडरलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। तो देखिए, ये सारे पॉइंट याद रखना है। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान था रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, जो कि 1992 में आयोजित किया गया था। क्या? पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग भू संसाधन। भैया हमारी पृथ्वी है तो इसमें तो संसाधन है ही, तो इसको देख लेते हैं। तो चलिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन हो गया, संचार व्यवस्थाएं होगी, भूमि पर ही आधारित है। ठीक है, तो ये सारे संसाधन किससे आधारित है? भूमि से आधारित है। परंतु भूमि क्या है? भूमि एक सीमित संसाधन है। अब भूमि तो नहीं बढ़ रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि जिस प्रकार से आदमी अपनी जनसंख्याएं बढ़ाते जा रहा है उसी प्रकार से पृथ्वी भी है जो अलग अलग, मतलब वो भी 1 से 2 होती जा रही है, ऐसा नहीं ना है। धरती तो जितनी है उतना ही रह रहा है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो यही बताया गया है कि परंतु भूमि एक क्या है? सीमित संसाधन है। इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनापूर्ण तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% डाटा याद रखिए, एनसीईआरटी की डाटा है भैया, तो याद रखिए कि 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के लिए
सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर है। तो पर्वत कितने भाग पर है? तो 30% भाग पर है। कुछ यहाँ से देखिए कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि भैया 43% जो हिस्सा है वो क्या है? भू क्षेत्र मैदान है। पर्वत कितने भू क्षेत्र पर है? तो 30% पर है। और जो ये पठारी भाग है वो है 27% पर। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों की अपार संचय कोष है। कहाँ पर? तो पर्वतीय पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ये देखिए ये किस प्रकार से डायग्राम में दर्शाया गया है। मैदान जो है कितना प्रतिशत है? तो 43%। पर्वत कितना प्रतिशत है? तो पर्वत जो है 30% है और पठार जो है वो है 27%। तो इन तीनों चीज़ों का डाटा जो है ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ गया भू उपयोग। अब इसको देखिए, तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। वन हो गया, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि हो गई जैसे बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, और गैर कृषि परियोजना में लाई गई भूमि जैसे इमारतें हो गई, सड़क हो गई, उद्योग हो गया। ये सब क्या है? तो ये भूमि का हम लोग उपयोग ही तो कर रहे हैं। इमारतें कहाँ बन रही है? भूमि पर ही बन रही है। सड़कें कहाँ बन रही है? भूमि पर ही बन रही है। तो इसलिए भू उपयोग को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आता है पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे अस्थायी चारागाहें, अन्य गोचर भूमि हो गई, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों अधीन भूमि हो गया, कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, उसे क्या कहते हैं? बंजर भूमि कहते हैं। पड़ती भूमि क्या है? तो जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसी को क्या कहते हैं? तो पड़ती कहते हैं। इसको समझिए, सकल कृषित किसे कहते हैं? तो एक वर्ष में एक बार से अधिक जो बोया गया क्षेत्र है उसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र को जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा कि किस में क्या जोड़ा जाता है तो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी किस प्रकार से ये तैयार किया गया है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं? भौतिक कारक हो गया जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, तथा मानवीय कारक में कौन आ गया? तो जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी, क्षमता, संस्कृति और परंपराएं, ये सब शामिल हैं। तो मानवीय कारक ये याद रखना है और भौतिक कारक जो है इनको ध्यान में रखना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख किलोमीटर दिया हुआ है, परंतु इसके 93% भाग को ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी 93% भाग में ही भूमि है जो कि हम लोग उपयोग में लाते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर जो प्रांत है उसमें असम को छोड़ करके अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो मतलब असम को छोड़ करके बाकी जो पूर्वी क्षेत्र बच गया उनकी जो निश्चित जानकारी है वो अभी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों की भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, तो इसीलिए वो सभी अभी नहीं जोड़ा गया है। तो इसीलिए टोटल कितना प्रतिशत भाग है? तो 93% भाग है जो कि भारत के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट को याद रखिए कि भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। तो अगर पूछता है कि भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती होती है, तो 54% हिस्से पर खेती होती है। ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों से अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम भूमि पर यानी खेती होती है। तो याद रखिए 80% कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा में, और 10% से भी कम क्षेत्रों में बोया जाता है जहाँ पर खेती होती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये सब। अब हमारा आता है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनी हुई थी द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। यानी अगर जिसकी तुलना करते हैं तो वन के अंतर्गत क्या है? काफ़ी कम क्षेत्र है। 33% होना चाहिए लेकिन उससे बहुत कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका किस पर निर्भर होती है? तो वन पर निर्भर होती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा क्या कहलाता है? तो गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई जाती है, वहीं क्या कहलाती है? तो भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी, चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। किसमें शामिल है? तो बंजर भूमि में। तो बंजर भूमि में कौन कौन शामिल होता है? तो पहाड़ हो गया, चट्टान हो गया, सूखा हो गया, और मरुस्थलीय जो भूमि है, जो रेतीली भूमि है, वो सब किसमें शामिल होती है? बंजर भूमि में। गैर कृषि में कौन सी शामिल होती है? तो बस्तियाँ, सड़कें, रेल लाइन उपयोग, ये सब किस में आती हैं? तो ये सब गैर कृषि परियोजना में उपयोग में लाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? भारत में भू का उपयोग यानी किस प्रकार से किया जाता है, ये चल रहा था।
अब देखते हैं हम लोग भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, यानी भूमि के जो कटाव हो रहे हैं उसके संरक्षण के उपाय और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। तो देखिए, भूमि एक क्या है, संसाधन, ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग भी करेगी, यानी आने वाली पीढ़ी भी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। तो कितना प्रतिशत? 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% जो भूमि है वो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष जो क्षेत्र बच गया वो लवणीय और क्षारीय है। तो इतना याद रखना है कि 28% जो भूमि है वो क्या है, निम्न वनों के अंतर्गत है। 56% तो ये क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष जो बच गया वो किससे अपर्दित है, तो वो है लवणीय और क्षारीय। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन में भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका। देखिए फ्रेंड्स, तो रात का बहुत 12-1 बज गया और नींद के कारण ना शब्द इधर उधर पढ़े जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कल पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। भूमि निम्नीकृत हो गया, संरक्षण के उपाय, और इसमें आप डाटा देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण डाटा दिए गए हैं। तो पिछली जो पार्ट 2 आएगी इसकी वीडियो, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मिट्टी तो आप लोग पढ़ते होंगे, पर यहाँ पर आपको बिल्कुल विस्तृत से मिट्टी को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसमें सभी अभी ये पहला ही हमारा चैप्टर है जिसमें कि मृदा संसाधन भी पढ़ना है। मृदा भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, और उसमें सभी मिट्टियों को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।